हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से प्रवेश कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी विद्यार्थियों की 23 व 24 जुलाई को जो परीक्षा है उसकी तैयारी लगभग हो चुकी होगी और जो भी थोड़ा बहुत बचा होगा उसको आप और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। और इम्प्रूव करने की कोशिश में ही स्टूडेंट्स प्रवेश कोचिंग ने आप सभी विद्यार्थियों की मदद के लिए एक पहल की शुरुआत की है, जिसके संदर्भ में जो है हमने पहले से ही जो है लगभग 2-3 वीडियो कवर करा दिए हैं स्टूडेंट्स। और ये भी वीडियो आप ही लोग के सपोर्ट के लिए जा रही है स्टूडेंट्स। और इसमें जो है हमने पूरा प्रयास किया है कि जो भी चीज़ें आपको दी जाएं आपके क्विक रिवीजन में जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि हम लोग मतलब इसमें जो भी क्वेश्चंस करेंगे लगभग प्रैक्टिस कराए जाएंगे क्वेश्चंस के, और उन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके पूरे कंसेप्ट को जो है क्विक जो है रिवाइज करा सकूं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया है, एक चित्र बनाया गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए बी सी, जिसमें एंगल बी बराबर देखिए आपका दे रखा है 70 डिग्री और एंगल सी बराबर आपका दे रखा है 60 डिग्री। देख रहे हो आप, देखो ई जो है बीसी का मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट। देखो मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन का मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाली जो दूरी होगी वो इस दूरी के क्या होगी, बराबर होगी। वही होता है मिड पॉइंट, मध्य बिंदु आप जानते हैं। ठीक है, तथा एफ ए बी का मध्य बिंदु है। पहले क्या बोला है, ई जो है, देखो ई जो है बीसी का मध्य बिंदु है और एफ जो है ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तब क्या बोला है, एफ ई बी, एंगल एफ ई बी, एफ ई एंड बी, यानी इस एंगल की बात कर रहा है स्टूडेंट्स, एफ ई बी, इस एंगल की बात कर रहा है कि ये एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए एक कंसेप्ट आपको हम सिखाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, जैसा कि अभी इसमें देखो दे रखा है ए बी सी दे रखा है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ए बी का मिड पॉइंट स्टूडेंट्स क्या है, बी है, और ए सी का मिड पॉइंट स्टूडेंट्स मान लेते हैं ई है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने वाला जो ये लाइन सेगमेंट होता है, ए बी का मिड पॉइंट डी, ए सी का मिड पॉइंट ई, तो डी और ई को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट होता है, ये लाइन सेगमेंट इस तीसरी साइड के, ये जो तीसरी साइड है इस तीसरी साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है, समांतर होता है। यानी डीई पैरेलल है, समांतर है किसके स्टूडेंट्स, बीसी के, ये पहला पॉइंट होता है। और दूसरा पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, ये जो डीई होता है ये हाफ ऑफ बीसी होगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट को जो है हम लोग माइंड में रखेंगे स्टूडेंट्स। क्या है कि दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो तीसरी साइड के पैरेलल व उसके आधे के बराबर होता है। ठीक है ना, तो यही कंसेप्ट जो है यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे स्टूडेंट। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, बीसी का मिड पॉइंट ये, ए बी का मिड पॉइंट ये, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है वो क्या होगा, इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी ये दोनों क्या होंगे, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ ई पैरेलल होगा किसके, एसी के, एफ ई पैरेलल होगा एसी के। और जब दो लाइंस जो हैं क्या हो, पैरेलल, जब दो लाइन पैरेलल हो तो आपको कई कंडीशंस मिलते हैं। क्या क्या कंडीशंस मिलते हैं स्टूडेंट्स, एक बार इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है, चलिए क्या क्या कंडीशंस मिलते हैं स्टूडेंट्स, आइए थोड़ा सा जल्दी से आपको रिकैप कराते हैं। देखिए मान लीजिए दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइन क्या है स्टूडेंट्स, पैरेलल है। और अगर दो या दो से अधिक लाइन अगर पैरेलल है और उनको कोई तीसरी रेखा कट करती है तो उस तीसरी रेखा को क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या स्टूडेंट्स बोला जाता है, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तिर्यक रेखा। ठीक है ना, चलिए अब थोड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों पैरेलल हैं और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। इसका नाम देता हूं मैं 1, नाम दिया, एंगल का नाम दिया 1, ठीक है ना, एंगल 1 डिग्री नहीं है, नाम है 1, ठीक है, और इसको नाम दिया 2,
इसको नाम दिया स्टूडेंट्स 3, इसको नाम दिया 4, इसको नाम दिया स्टूडेंट्स 5, इसको नाम दिया 6 और इसको नाम दिया मैंने 7, इसको नाम दिया 8। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, चलिए देखिए यहां से एक नोट पॉइंट लिखिए स्टूडेंट्स। एक होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल को स्टूडेंट्स बोला जाता है संगत कोण। ठीक है, संगत कोण। देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एंगल 1 का संगत कोण क्या होता है? एंगल 5। फिर एंगल 2 का संगत कोण क्या होगा? चलिए एंगल 1 देखिए, एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? एंगल 5। फिर एंगल 2 का क्या होता है स्टूडेंट्स? एंगल 6। और देखिए एंगल 3 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एंगल 7। और एंगल 4 का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? एंगल 8। ठीक है ना स्टूडेंट्स? याद रखिएगा ट्रांसवर्सल लाइन के या तो इस साइड या तो इस साइड। मान लीजिए जिस एंगल का हमको करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए उसको हम उसी साइड में जो है ढूंढते हैं। जैसे 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल इधर ही कहीं होगा, इधर ही कहीं होगा। ये नहीं कि 1 का इधर हो जाएगा, नहीं, वो अल्टरनेट्स में होते हैं। ठीक है ना? तो करस्पॉन्डिंग इधर ही ढूंढेंगे। और वो अभी ढूंढने का क्या तरीका है? अपने सामने वाले को छोड़कर सामने वाले को पकड़ना है। जैसे देखो 1 के सामने वाला कौन है? 3, तो 3 को छोड़कर आगे वाले को पकड़ना है। तो एंगल 1 का क्या हो गया? एंगल 5। एंगल 3 का हो गया एंगल 7। उसी तरह एंगल 2 का क्या हो गया? एंगल 6। एंगल 4 का क्या हो गया? एंगल 8। ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा स्टूडेंट्स होता है आपका अल्टर, या आप बोल सकते हो, चलो मैं एक दे रहा हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। देखिए हिंदी में इसको बोला जाता है शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण। ध्यान से देखिए, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं स्टूडेंट, जैसे देखिए ये जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल इस एंगल के क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट होता है। और ये एंगल इस एंगल के क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट होता है। उस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा? एंगल 4। और एंगल 2 का क्या होगा स्टूडेंट्स? एंगल 3। और अब यहाँ पे देखिए एंगल 5 का क्या हो जाएगा? एंगल 8। और एंगल 6 का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? एंगल 7। ठीक है, ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, पहले यहाँ से काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको मैं बता दूंगा क्योंकि स्पेस की कमी है थोड़ी। ठीक है ना? अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है? पैरेलल है, तो इन दोनों को कट करने वाली लाइन कौन है? ये, यानी ये लाइन जो है किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल लाइन का। किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल लाइन का। ये ट्रांसवर्सल लाइन। अब थोड़े ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि जिस लाइन का करस्पॉन्डिंग निकालना है तो सामने वाले को जिस एंगल का करस्पॉन्डिंग निकालना है उसके सामने वाले एंगल को छोड़कर अगले वाले को पकड़ना है। तो 60 डिग्री है, तो इसका सामने वाला एंगल कौन है? ये वाला एंगल है। तो इसको छोड़कर हमको किधर वाले को पकड़ना है? इसको पकड़ना है। तो 60 डिग्री का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स? यही होगा ना। और यही तो हमको चाहिए, क्या था? कोण FEB। तो कोण FEB क्या होगा? 60 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स? बी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए थोड़ा इसको मैं जल्दी से और इसमें थोड़ी से पॉइंट्स है उसको मैं बता देता हूँ। ठीक है ना? इसको मैं इरेज करता हूँ स्टूडेंट्स। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, वहां पे मैंने आपको बता दिया करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है और मैंने बता दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं अगर आपको यहाँ पे ये मैंने 2 बता दिया और ये तीसरा पॉइंट है। अगर मैं बोल दूं अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स, क्या बोला जाता है? एकांतर कोण बोला जाता है। ठीक है ना? एकांतर कोण। अब थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर, पहले एक्सटीरियर देखिए, बाह्य भाग देखिए, पहले बाह्य एंगल्स में देखिए। एंगल 1 का एकांतर कोण कौन सा हो जाएगा? एंगल 8। ठीक है, एंगल 2 का क्या हो जाएगा? एंगल 7। ये बाह्य कोणों में। अंतर कोणों में देखिए, बाह्य कोण का मतलब होता है बाहरी कोण, एक्सटीरियर एंगल। तो बाहरी कोण कौन है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, इंटीरियर एंगल कौन से हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। लेकिन इसमें अल्टरनेट कौन कौन होंगे? आप देखिए एंगल 3 का क्या हो जाएगा? एंगल 6 होगा। एंगल 3 का एंगल 6 और एंगल 4 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एंगल 5। ये होते हैं आपके अल्टरनेट एंगल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स, ये सब चीजें। अब थोड़ा देखिए स्टूडेंट्स, एंगल 1 प्लस एंगल 7 कितना होता है स्टूडेंट्स? 180 डिग्री। देख लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 7 कितना होगा? 180 डिग्री।
सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 8 कितना होगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री। सिमिलरली आप देखिए इधर एंगल 3 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 6 डिग्री 6 कितना होगा 180 डिग्री। इन सभी पॉइंट्स को स्टूडेंट्स बस आप माइंड में रखिएगा। आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे इनको विशेष अगर ध्यान में रखेंगे तो आई होप कोई क्वेश्चन इधर से छूटे नहीं चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग बता दिया, वर्टिकली अपोजिट बता दिया, अल्टरनेट बता दिया और ये सब चीजें बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ठीक चलिए देखिए, ये आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या लिखा है, एक त्रिभुज के कोणों में अनुपात देखिए स्टूडेंट्स दे रखा है 2:3:4। इस अनुपात में त्रिभुज के कोण होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, मैंने चूंकि आपको बता रखा है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है। अब देखिए अनुपात में कितना है, 3 2 5 5 और 4 9। तो अनुपात में अंतःकोणों का योग अभी क्या है स्टूडेंट्स 9, जबकि होता कितना है स्टूडेंट्स 180 डिग्री। तो 9 अनुपात कितने डिग्री के बराबर है, 9 अनुपात 180 डिग्री के बराबर है ना। मतलब आप ऐसे ही चाहो तो आपकी सुविधा के लिए आप कहोगे कि 9 रेशियो कितने के बराबर है स्टूडेंट्स, 9 रेशियो आपके 180 डिग्री के बराबर है। तो एक रेशियो कितने के बराबर होगा, तो एक रेशियो जो है आपके बराबर होगा 20 डिग्री के, है कि नहीं, एक रेशियो होगा आपके 20 डिग्री के। अब बोला है कि त्रिभुज के कोण का अनुपात हमको कितना का चाहिए स्टूडेंट्स 2 रेशियो। तो 2 रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा 2 into 20 यानी हो जाएगा 40। फिर क्या हो जाएगा 3r, देखिए 3 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा 20 का 60, और फिर क्या है 4r, मतलब देखिए 4 into 20 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20 के 80। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए 40 60 80, आप आई थिंक आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए त्रिभुज से संबंधित कुछ अन्य चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं त्रिभुज से संबंधित, ठीक। चलिए इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट्स, पूरे क्वेश्चंस को मैं इरेज कर रहा हूं और फिर मैं थोड़ा सा बेसिक आपको दे दूं त्रिभुज से संबंधित, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, त्रिभुज को दो आधारों पर बांटा गया है, ठीक है ना। त्रिभुज में पहले तो देखिए यह आपका एक त्रिभुज होता है, ठीक है ना, ए बी सी, और इसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं। 6 एलिमेंट्स मतलब आप समझ सकते हो, इसमें 3 एंगल होते हैं। देखिए कितने एंगल्स होते हैं, इसमें 3 एंगल्स होते हैं, और कितनी साइड्स होती हैं, तो 1 2 3 साइड्स होती हैं, है ना। तो त्रिभुज में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, यानी 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं, ठीक। तो इसी आधार पर स्टूडेंट्स हम लोग जो है त्रिभुज को 2 आधार पर बांटते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज को कितने आधार पर बांटते हैं, 2 आधार पर बांटते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल को बांटने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। एक होता है भुजाओं के आधार पर, क्या होता है स्टूडेंट्स, भुजाओं के आधार पर, और एक होता है स्टूडेंट्स किसके आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। स्टूडेंट्स अगर थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा हो तो बस बात पे मतलब आवाज पे ध्यान रखिए। भुजाओं के आधार पर और क्या है, कोणों के आधार पे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, भुजाओं के आधार पर जो है त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। पहले को बोला जाता है समबाहु, क्या बोला जाता है, समबाहु, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा जो होता है स्टूडेंट्स उसको बोला जाता है विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। यानी त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, देखो सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब होता है भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं क्या हो, सभी भुजाएं बराबर हो। तो मान लीजिए ए, मतलब अगर मान लीजिए 3 भुजाएं हैं ना, 3 भुजाएं, ठीक है ना, जैसे ये त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं।
तो सभी भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप क्या होती है। समबाहु त्रिभुज में ध्यान से सुनिए, जब सभी भुजाएं बराबर ही होती हैं, जब सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो सभी कोण भी बराबर होंगे। ठीक है ना, यदि किसी त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी कोण भी बराबर होंगे, और यदि सभी कोण बराबर होंगे तो वो आप देखो वो क्या है, आपका समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है स्टूडेंट्स, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप जो होती है कितनी होती है, 60 डिग्री होती है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है स्टूडेंट्स, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है। क्लियर है, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पहला। दूसरा समद्विबाहु, मतलब सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है दो, और क्या होता है बाहु मतलब भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजा, कोई भी दो भुजाएं क्या हो, बराबर। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है, तो या तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, या तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो, या ये दोनों बराबर हो, या ये और ये बराबर हो, है ना। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं जो है क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर है। चलिए देखिए विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजाएं क्या हो, बराबर नहीं हो, कोई भी भुजाएं क्या हो, बराबर नहीं हो। देखो स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछ देता है कि एक त्रिभुज दे और बोले कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन करें, यदि कोई किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो आप देख पा रहे हैं 5, 6, 7 तीनों भुजाएं क्या हैं, कोई बराबर है क्या, कोई नहीं बराबर है, ना तो 2 बराबर है ना तो 3 बराबर है, कोई बराबर नहीं है। तो जब ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजाएं बराबर ना हो, किस प्रकार का त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। ये आपके मॉडल सेट का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है ना, इसको माइंड में रखिए। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, कोणों के आधार पर जो है हम लोग कोण के आधार पर भी जो है त्रिभुज को 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है न्यून कोण, क्या होता है स्टूडेंट, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा आपका होता है समकोण, समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज, और एक होता है स्टूडेंट्स, एक होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। एक होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण, यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या हो, प्रत्येक कोण क्या हो, न्यून कोण, प्रत्येक कोण क्या हो, प्रत्येक कोण जो है न्यून कोण, न्यून कोण। यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या हो, न्यून कोण हो, तो वो क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। क्लियर है। दूसरा क्या है, यदि किसी त्रिभुज में कोई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, यदि किसी त्रिभुज में कोई एक कोण जो है क्या हो, 90 डिग्री हो, तो वो होता है आपका समकोण त्रिभुज, और ये होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, है ना, ऐसा त्रिभुज। अधिक कोण क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, वही तो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। मैं मान कर चल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप न्यून कोण, फिर समकोण और अधिक कोण, ये सब चीजों की आपको जानकारी बहुत अच्छी तरीके से होगी। रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है ना, बृहद कोण, फिर स्ट्रेट एंगल, फिर कंप्लीट एंगल, ये सब चीजें आपको पता होंगी, ठीक है, और इस वजह से मैं मान कर चल रहा हूँ कि आपको पता है, तो अच्छी बात है। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण क्या हो, अधिक कोण, तो क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ से तो क्वेश्चन कम स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार लगभग पूछ दिए जाते हैं, इसको जो है आप अपने माइंड में रखिएगा। तो ट्रायंगल से संबंधित स्टूडेंट्स इतनी जानकारी है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करें, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। स्टूडेंट्स देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, एक समबाहुभुज के अंतर कोणों का योग जो है 360 डिग्री है, ठीक है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी, ठीक है ना। अब थोड़े ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं बहुभुज क्या होता है, ठीक है।
अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुभुज क्या होता है, ध्यान से देखिए। बहुभुज यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉलीगन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? पॉलीगन, ठीक है ना। तो बहुभुज क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। देखो ये एक ऐसा शेप होता है, ठीक है, ये एक ऐसी आकृति होती है, ऐसा शेप होता है जिसमें 3 या 3 से अधिक रेखाएं मिलकर क्या बनाती हैं? एक शेप बनाती हैं, ठीक है ना। पॉलीगन एक ऐसा शेप है जो 3 या 3 से अधिक रेखाओं से क्या होता है? मिलकर बनता है, वो होता है आपका पॉलीगन। अब 3 या 3 से अधिक रेखाओं से मिलकर बनने वाले पॉलीगन्स कौन कौन है? तो आप सबसे पहला देखें ना, ये क्या है? त्रिभुज। तो देखिए 3 रेखाएं मिलकर जो है 1 2 3, 3 रेखाएं मिलकर क्या बना रही है? ये आपका ट्रायंगल बना रही है कि नहीं? ये आपका ट्रायंगल बना रही है, ठीक। अब देखिए केवल यही नहीं आपका जो है पॉलीगन है। पॉलीगन तो अभी मैंने बोला ना कि 3 या 3 से अधिक रेखाएं भी जो है मिलेंगी, तो इसमें तो केवल 3 है, 3 से अधिक भी मिलेंगी। तो 3 से अधिक अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है? ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी ये आपका एक चतुर्भुज है ना। ये आपका एक चतुर्भुज है, इसको ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर हम 5 का भी ले सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्या होता है? पेंटागन या और कुछ होता है, यानी इसको आप बोलोगे क्या? पंचभुज। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपका आगे भी होते हैं, ठीक है ना। तो ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो या ये हो पंचभुज हो, ठीक है ना, ये सब चीजें जो है आपकी क्या है? पॉलीगन्स। क्या है? पॉलीगन्स। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया है समबाहुभुज। समबाहुभुज का क्या मतलब है? ये तो चीजें समझ में आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है ना। समबाहुभुज का क्या मतलब है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए जितने भी बहुभुज हैं, ठीक है ना, जितने भी बहुभुज हैं, यदि इनकी रेखाओं की लंबाई यानी भुजाओं की लंबाई जो है क्या हो? बराबर हो। जितने भी बहुभुज हैं यदि भुजाओं की लंबाई क्या हो? अगर बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाता है? अगर भुजाओं की लंबाई बराबर हो जाए तो वही आपका कहलाता है समबाहुभुज, ठीक है ना। मतलब जैसे अगर ये त्रिभुज है तो सभी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अगर ये चतुर्भुज है, ठीक है, तो सभी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है ना। तो अगर इस तरह से हो तो ये सभी क्या कहलाएंगे? समबाहुभुज कहलाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे किए गए हैं इन पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, देखिए समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री है, ठीक है। तो पहला हम आप ये नोट पॉइंट में कुछ लिख लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी बहुभुज के या किसी बहुभुज का किसी बहुभुज के बाय कोणों का योग कितना होता है स्टूडेंट्स? 360 डिग्री। मैंने जैसा कि बताया था, जैसे त्रिभुज क्या होता है? एक पॉलीगन होता है, बहुभुज होता है, तो उसके बाय कोणों का योग क्या होता है? मैंने आपको बताया था 360 डिग्री। उसी तरह से आप चतुर्भुज लीजिए, चतुर्भुज भी क्या होता है? एक पॉलीगन होता है, उसके बाय कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। उसी तरह से आप पंचभुज लेंगे तो उसमें भी बाय कोणों का योग क्या होगा? 360 डिग्री। यानी कोई भी बहुभुज हो उसके बाय कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, बहुभुज के, ठीक है ना, बहुभुज के अंत कोणों का योग बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स? n-2 इंटू 180 डिग्री होता है,
यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, वही आप बोलिए समबाहुभुज, ठीक है ना। समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है स्टूडेंट्स, n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां पर n क्या है स्टूडेंट्स, तो n आपका भुजाओं की संख्या, n क्या है स्टूडेंट्स, अभी आएगा कई जगह n आएगा स्टूडेंट्स, हर जगह n क्या होगा, भुजाओं की संख्या होगा। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों की माप क्या होंगी, यानी कोई भी बहुभुज हो, ठीक है ना, चाहे ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, या आगे के जो भी हो, ठीक है, तो उसमें प्रत्येक एंगल क्या बनेगा, प्रत्येक एंगल की माप क्या होगी, उसके लिए जो हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, n-2 इंटू 180 डिग्री बटे में क्या हो जाएगा, n होगा आई थिंक, ठीक है ना, n होगा, ठीक है। चलिए अभी इसको मैं चेक करके बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को डाउट आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 360 अपॉन n होगा, ठीक है ना। ये n है स्टूडेंट्स, ये 4 मत समझ लीजिएगा, ये n मैं लिख रहा हूँ n, ठीक है, ये n है, और आई थिंक ये भी सही है, कोई गलत नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये भी सही है, ठीक है ना। इस वाले थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन मेरे को लगा सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण, मतलब बाहरी कोण, प्रत्येक बाह्य कोण क्या है, अगर ये निकालना हो तो 360 अपॉन n, और ये पांचवा पॉइंट से स्टूडेंट्स, बहुभुज या समबाहुभुज, ठीक है, समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा, 3n स्क्वायर माइनस सॉरी क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 3n अपान में क्या होगा 2 होगा, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं ये n स्क्वायर है। देखिए बहुभुज या समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या अगर बतानी हो, कि मान लीजिए जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें कितने विकर्ण होंगे, चतुर्भुज है उसमें कितने विकर्ण होंगे, विकर्णों की संख्या क्या होगी, अगर ये बतानी हो तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2 करेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं स्टूडेंट्स, तो यही सब चीजें हैं आपको, और इनको याद रखेंगे तो बहुभुज से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे लगभग आप कर ले जाएंगे। इन सब कंसेप्ट्स को आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट्स, स्पेशली यहाँ ये जो चार हैं इन चारों से जो है क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ से तो बहुत रेयरेस्ट केस में पूछे, लेकिन ये जो है आपसे पूछने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। तो अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग, देखो अंतःकोण के योग के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला लिख रखी है, वो क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो आइए इसको इरेज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, अंतःकोणों का योग आपका कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, देखिए 360 डिग्री, और बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। हमसे पूछा क्या है स्टूडेंट्स, उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी, और n होता क्या है स्टूडेंट्स, मैंने बताया ना, n जो होता है भुजाओं की संख्या होता है। अब देखिए 180 जो है इससे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 180 इधर चला आएगा, डिवाइड में 360 बटा 180 होगा, तो इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, n-2, 180 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी आप देखेंगे n-2 बराबर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2 आ गया, तो n बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी भुजाओं की संख्या क्या है स्टूडेंट्स, इसमें 4, और अगर भुजाओं की संख्या 4 है तो किस प्रकार का पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, और चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है स्टूडेंट, 360 होता है कि नहीं,
है कि नहीं? तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है स्टूडेंट? सही है। क्लियर है? तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही, और ये भी बेसिक पॉइंट्स थे लगभग ज्योमेट्री से संबंधित और मेंसुरेशन से संबंधित। अभी लगभग मैंने चीजें बहुत ज्यादा दे रखी हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। कुछ पॉइंट्स छूट भी गए हैं, लेकिन अभी तक जितने दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप उनको रिवीजन कर लेते हो, आप अपने आत्मसात कर लेते हो उसको सही से, तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन फंसने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और क्वेश्चंस यहाँ से पूछे ही जाएंगे। और उम्मीद है कि अगर आप इसको सही से रिवीजन कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे अपने रीड के एग्जाम में, जो कि आपका 23 व 24 को है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो उम्मीद है विद्यार्थियों आप जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है? और ईश्वर से प्रे है, हम तो हर रोज कर रहे हैं कि आप सभी विद्यार्थी जो है अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करिए और खुशी होगी, है कि नहीं? तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।